आज का विषय बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और खास भी है। तो आप लोगों को नमस्कार करते हुए मैं विषय वस्तु पर आता हूं कि आज का विषय हमारा खास महल है। खास महल जैसा कि नाम है, खास विषय भी है। आज के दिन का सबसे ज्वलंत विषय है ये। इसलिए मैं पहले तो बता दूं आप लोगों को कि खास महल होता क्या है। पहले तो मुगलों के पीरियड में खास महल को भव्य महल के रूप में या इमारत के रूप में लिया जाता था या किला के रूप में लिया जाता था। और जिसमें आप लोग जानते हैं कि शाहजहां का खास महल बहुत मशहूर रहा, जिसमें वे स्वयं रहते थे और उनकी 2 बेटियां रहती थी। लेकिन इस महल से और इस खास महल का कोई मतलब लेना देना नहीं है। यह भी खास है। यह खास महल वह है जो स्वयं के अधीन आपका जो संपदा है, भू संपदा है, यह खास महल वह है जिस पर हम चर्चा करेंगे। खास महल यह भू संपदा ऐसी है जो दूसरे की नहीं है। मालिकाना हक किसी एक ही का है और वह सरकार है। खास महल की जमीन केवल और केवल सरकार की है। इसे हम लोग या कोई भी लीज पर लिया करते थे, लेकिन खास महल अंग्रेजों के पीरियड में इसका विनियमन जो बना 1822 में और 1828 में। पहले तो विनियमन बना कि भाई खास महल है क्या, खास महल की जमीन को कैसे हम लोग इंगित करें। लेकिन दूसरी जब 1828 में खास महल मैनेजमेंट और विनियमन बना तो इसके देखभाल की जिम्मेवारी भी केंद्र सरकार को नहीं ली, जो उस समय की सरकार थी, और सरकार ही इसका देखभाल करती थी। वह अपने कामकाज में ज्यादातर अपने सैनिकों को, ऑफिसरों को ये प्रायः सरकारी भवन को बनाने में इस जमीन का उपयोग किया जाता था। तो खास महल जमीन जो भी है वो प्योर केंद्र सरकार की थी और सरकार की ही है उस समय भी और आज भी। लेकिन कुछ दिनों के बाद इसमें भी 2 प्रकार के खास महल हो गए। एक तो जो हमारे जमींदार हुआ करते थे उनको भी पट्टा देने लगे हमारे सरकार, उसको पेटी एस्टेट बोलते थे, उसको पेटी एस्टेट। वो जमींदार सरकार से पट्टा लेते थे, पट्टा पर लेते थे और वो दूसरे को पट्टा पर देते थे और रेंट वसूलते थे, और एक कैसरे हिंद हो गया। तो इस तरह से बहुत दिनों तक ये चला, 2 तरह का पट्टा। लेकिन ये जमीन जब कैसरे हिंद जमीन भारत में बहुत है, बहुत जगह है, इसका यूज भी है और मिसयूज भी है। बहुत लोगों को लीज पर दिया गया, वे लीज रिन्यूअल कराए या नहीं कराए, लेकिन इसका मिसयूज होने लगा कि भाई आवासीय लेते थे और उस पर कमर्शियल यूज करने लगे थे। लेते थे कुछ और उस पर काम करते थे कुछ। इसलिए जो ये हम लोगों का खास महल भूमि है, इसका प्रबंधन का स्वयं जिम्मा सरकार ने ले लिया। और इसके लिए बिहार सरकार ने 1911 में एक अधिनियम भी बनाया, नियम भी बनाया, जिसके तहत अब खास महल जमीन सरकार की ही है और सरकार इसको कैसे व्यवस्थित करती है ये हम आपको आगे बता रहे हैं। खास महल जमीन पहले तो आवासीय भूमि होती थी, यह लीज पर दिया जाता था। और लीज कैसा होता था तो 30 वर्षीय होता है। 30 वर्षों के लिए लीज दिया जाता है। पुनः लीज धारक को उसका रिन्यूअल कराना पड़ता है। और इसमें रेंट क्या लगता है, उस समय तो दिया जाता था कि भाई 5% आवासीय के लिए लगेगा, उसका उस समय के मार्केट वैल्यू के हिसाब से 5% लेकर के लीज दिया जाता था और रेंट 0.5% सालाना लगता था।
एक होता था दूसरा गैर आवासीय और गैर व्यावसायिक भूमि, उसको भी हम लोग इसी भूमि के तहत लेते थे कि जिसमें अंग्रेजों ने भी खास महल के ज़मीन को अस्थाई सेटलमेंट के लिए व्यवस्था करने के लिए सोचा था और किया भी था, लेकिन मालिकाना हक सरकार को ही था। तो हम समझते हैं कि अब आप लोग खास महल के ज़मीन से संबंधित कुछ समस्याओं को जो फेस कर रहे हैं, उनको कुछ तो इसके बारे में जानकारी मिली होगी। लेकिन एक बात और से ध्यान रखने की बात है कि यदि खास महल की ज़मीन पूरे देश में ही नहीं, हम तो बात करते हैं अभी बिहार में ही कई जिलों में खास महल की ज़मीन पड़ी हुई हैं, उस पर सरकारी भवन भी बने हुए हैं, बहुत सारे ऐसे ही हैं जिस पर लोगों का अवैध कब्जा है और उसका रेंट नहीं दिया जा रहा है। अब सरकार उस पर सजग हो गई है 2011 के बाद से, और उसके लिए अलग अलग से बहुत सारे नियम आ रहे हैं। इसलिए यदि खास महल की ज़मीन पर आपका घर है या वो खेती कर रहे हैं या कोई व्यवसाय कर रहे हैं या कोई परमानेंट व्यवसाय करना चाहते हैं, तो उसके लिए कलेक्टर के यहाँ संपर्क करके आप उसका अस्थाई या अस्थाई लीज की आवेदन कर सकते हैं, और या उसके नवीनीकरण का आपके पास पहले से लीज है तो उसका नवीनीकरण का आवेदन दे सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, आज के सेशन में आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। तो दूसरा जो गैर आवासीय और गैर व्यावसायिक भूमि होता है, उसको भी रिन्यूअल के समय 5% उनको बढ़ा दिया जाता है और टैक्स भी 0.5% लगता है। यह भी लीज 30 साल के लिए दी जाती है और लीज समाप्त होने से पहले इसको आवेदन करना पड़ता है। अब पुनः इसको यदि लीज वाले ने किसी तरह का लीज का उल्लंघन किया है, लीज के कंडीशन का उल्लंघन किया है, तो हो सकता है कि उनका लीज रद्द हो या फाइन करके उनको पुनः लीज मिले या उनको नोटिस भी दी जाती थी। तो दूसरा ये हो गया गैर आवासीय और व्यावसायिक भूमि। और तीसरा है व्यावसायिक लीज भूमि देते थे लोग खास महल का। तो खास महल का एक व्यावसायिक लीज भूमि भी है जिसका रेंट होता था 10% और 5% टैक्स होता था। यह भी 30 साल के लिए दी जाती थी और इसका भी रिन्यूअल उसी प्रकार होता है कि जैसे इसका लीज का डेट समाप्त होता है तो आवेदन दे करके पुनः अपना लीज रिस्टोर कराया जाता है या रिन्यूअल कराया जाता है। रिन्यूअल करा लिया तो ठीक है, लेकिन लीज का कंडीशन आपको मानना पड़ेगा। लीज में किसी तरह का कंडीशन जो दिया गया है उस पर हेर फेर नहीं करना है। चौथा होता था पेट्रोल पंप के लिए भी लीज लिया जाता था। वो 30 साल के लिए भी होता था, लेकिन उसमें एक एडिशनल रहता था कि 30 साल और भी आपका लीज मिलेगा। तो ये इस तरह से लीज के शर्तों को उसके उल्लंघन उस पर भी नहीं करना है। और नवीनीकरण शुल्क का जो रहता था इसमें भी 10% रहता था और 5% टैक्स रहता था। कमर्शियल, यह भी कमर्शियल के तरह ही उपयोग किया जाता था। इस तरह से बिहार में खास महल की नीति 2011 में बनी है। अब इसका कैंसिलेशन का क्या है वह भी बता देता हूँ। लीज में बहुत लोग जब लीज पर जब भूमि ले लेते हैं सरकार का, तो उसमें अपने तरह से कुछ निर्माण कार्य शुरू कर देते हैं। तो निर्माण कार्य अपने ढंग से कीजिएगा और परमिशन नहीं लीजिएगा। उसका जब परमिशन नहीं रहेगा तो लीज आपका कैंसिल भी हो सकता है, आपको आर्थिक दंड भी लग सकता है। इसलिए किसी भी तरह का यदि आप उसमें चेंजेस करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन में चेंजेस करने की स्थिति आपकी है और आप कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको सरकार कलेक्टर के यहाँ परमिशन लेटर देना होगा। परमिशन ले करके ही आप किसी तरह का चेंजेस कर सकते हैं। बहुत लोगों ने 2004 में ही तो उस पर 2005 में ही खास महल के ज़मीन पर अपार्टमेंट भी बना लिया। उसका सही ढंग से उन्होंने नियम का पालन नहीं करके परमिशन नहीं लिया,
तो वो आज भी झंझट का समस्या का सामना कर रहे हैं। हालांकि उनको 20% के हिसाब से अर्थदंड लगा करके पुनः नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई, लेकिन इसके लिए भी नियम है। यदि आपने अपार्टमेंट आपको बनाना है खास महल के ज़मीन पर, तो आपको सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको रेंट देना पड़ेगा, जितना ज़मीन आप ले रहे हैं उसके हिसाब से सरकार का टैक्स भी देना पड़ेगा। इसलिए यदि अब हम हैं कि खेती का ज़मीन लिए, कोई भी खेती का ज़मीन यदि लेता है खेती के लिए, और खेती के ज़मीन को खास महल के ज़मीन को खेती के ज़मीन को वो आदमी कमर्शियल चेंज करना चाहता है, तो उसके लिए भी उसको परमिशन लेना पड़ेगा सरकार से। अब परमिशन लेकर के कमर्शियल के हिसाब से उसको टैक्स दे करके उसको कमर्शियल कराना पड़ेगा। कोई खेती को आवासीय में परिवर्तित कर रहा है, उसके लिए भी उसको परिवर्तन देना है, उसके लिए फॉर्म बना हुआ है। फॉर्म भर के आप पहले परमिशन लीजिए कलेक्टर से, तब उसमें आवासीय उसको बनाइए, उसका रेंट अलग फिक्स होता है। इसलिए मैं बता देता हूं कि यदि खास महल के ज़मीन में रह रहे हैं, खास महल की ज़मीन में ओनरशिप तो आपका नहीं होगा, लेकिन आप उसके अस्थाई या अस्थाई उपभोगकर्ता बन सकते हैं। आपने यदि अस्थाई लीज ले लिया है ज़मीन, तो आपके वंशज भी उसका उपयोग करेंगे, लेकिन रिन्यूअल वही है कि लीज के नियम का, रिन्यूअल का नियम पालन करना पड़ेगा। यदि आपने नियम पालन करना शुरू कर दिया और नियम पालन कर रहे हैं, तो आपको अस्थाई लीज यदि है तो वो रिवोक नहीं होगा, वो कैंसिल नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप नियम का उल्लंघन कर रहे हैं अस्थाई लीज में भी, तो ये सरकार को पावर है या कलेक्टर को पावर है कि आपकी लीज को कैंसिल कर सकता है या आप पर अर्थदंड लगा सकता है। इसलिए खेती के ज़मीन को आवासीय कन्वर्ट करने में भी परमिशन लेने की ज़रूरत है। किसी भी तरह नया काम करने के लिए आपको खास महल के ज़मीन में परमिशन की आवश्यकता होती है, वो भी सरकार के परमिशन की आवश्यकता होती है। इसलिए मैं आप लोगों को खास महल के ज़मीन से संबंधित कुछ खास जानकारियाँ इसलिए दे रहा हूँ कि आज का यह ज्वलंत मुद्दा है कि हमारे बिहार में भी एक खास लगभग मुंगेर में ही लगभग 10 लाख एकड़ ज़मीन 1024 एकड़ ज़मीन पड़ा हुआ है खास महल का। तो उस पर बहुत सारे झोपड़ी झुग्गी बना करके कुछ मकान बने हुए हैं, रेंट आ रहा है। इस तरह से लोगों को अस्थाई लीज नहीं है, तो अस्थाई लीज कराने की आवश्यकता है। यदि आप सरकार का नियम पालन कर रहे हैं और अस्थाई लीज का रेंट देने के लिए तैयार हैं, तो सरकार अस्थाई लीज दे सकती है। इस पर अभी भविष्य में भी कानून बनने वाला है और अभी भी बनेगा। अगली बात मैं